हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की श्रृंखला में। हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। उसका हमने पहला और दूसरा वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर लिए हैं और आप लोगों के सामने अब इसका तीसरा पार्ट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम 1 मिनट में देखते हैं कि पिछले दो वीडियो में इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। उसके बाद उसी आधार पे हम आगे डिसाइड करेंगे और फिर चीजों को पढ़ेंगे। हमने बताया था आपका कि भारत का भौतिक स्वरूप हमने पढ़ा है इसके पहले। तो भारत के भौतिक स्वरूपों को, भारत को हमने बांटा भौतिक स्वरूपों में कि कितने कितने भौतिक स्वरूप हैं। तो 6 भौतिक स्वरूप भारत के निकल के आए, जिसमें से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद मरुस्थल, फिर तटीय क्षेत्र, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद द्वीप समूह। तो हमने लगभग 42 मिनट का एक पहला वीडियो इस चैप्टर पे बनाया था जिसको हम लोग हाँ, 42 मिनट का पहला वीडियो इस पे बनाया था, वो अपलोड कर दिया। वो था, विषय था उसका, हाँ, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। और हाँ हाँ सर, और अगला वीडियो है, हाँ पहला, हाँ नहीं नहीं नहीं, याद आ गया, ध्यान से थोड़ा उतर गया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि कैसे बांटा गया है। दूसरे में 45 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि उत्तर के विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र, उनको डिटेल में हमने चर्चा की थी। अब आज तीसरा वीडियो है इस टॉपिक का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या बात करेंगे आज? उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ लिख देते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा। भारत को 6 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, जिसमें पहला उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मोटा मोटी भारत का चित्र बना लेते हैं, उसके आधार पर चीजों को समझते हैं, फिर आगे इसको एलोबरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। हमें कैसे नॉर्मल बना लिया, इसको हमने ट्रांस हिमालय बता दिया था दोस्तों, इसको हमने हिमालय बता दिया था। ठीक, सबसे नीचे हमने बताया था आपको शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, और तो हमने बताया था कि शिवालिक हिमालय के नीचे आपके उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट होता है। ठीक है, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान को इसकी प्रकृति के आधार पे हम, या भौतिक प्रकृति के आधार पे इसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इसकी भौतिक प्रकृति के आधार पे हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। भाबर, दूसरा तराई, तीसरा आप लिख लो बांगर, चौथा आप लिख लीजिए खादर। ठीक है दोस्तों, तो पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को इसकी भौतिक प्रकृति के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर, खादर किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये गौर करेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और जब उत्तर का विशाल का मैदान का जब हम यहाँ पे निर्माण करा लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस उत्तर के विशाल मैदान जो है, इसका सामूहिक रूप से विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, हम ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम जाके भाबर, तराई, बांगर और खादर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हिमालय का निर्माण हो चुका था। हमने बताया था आपसे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला क्षेत्र, ये पहले यहां नहीं हुआ करता था, ये अफ्रीका में हुआ करता था।
सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताया होगा कि उत्तर और पूरब की तरफ हर साल 2 सेंटीमीटर सरकता सरकता ये एशिया महाद्वीप में आके लड़ा। जब लड़ा तो हिमालय ये आके यहाँ फिट हो गया। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो गोंडवाना क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई थी। क्या थी? गहरी खाई थी। इधर अरब सागर का पानी, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी, दोनों एक दूसरे के ऐसे जाता था। यहाँ पे पहले पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, पानी भरा हुआ था। जो आज हम जो विशाल मैदान देखते हैं, पहले गहरी खाई हुआ करती थी। इस समुद्र का पानी निकल के इस समुद्र में, इस समुद्र का पानी निकल के इस समुद्र में, इस तरीके से चलता था। तो फिर कालांतर में कुछ घटनाएं घटित हुई। वो घटनाएं इस तरह है कि हिमालय में जो नदियां बहती हैं वो सतत वाहिनी। कैसी नदियां हैं? सतत वाहिनी। सतत वाहिनी, या जिसे हम सदा नीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदा नीरा। नीर मतलब होता है जल, सदा मतलब सदैव। ऐसी नदियां जो वर्ष भर जल बहा के लाती हैं उन्हें हम सतत वाहिनी या सदा नीरा नदियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक जैसे 4400 मीटर का एक डिस्टेंस होता है, इसके ऊपर अगर कोई पर्वत, पहाड़, चोटी कुछ भी है तो वहां क्या जमेगी? बर्फ जमेगी। क्या जमेगी दोस्तों? बर्फ। और जब गर्मी का दिन आएगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, तो उससे पानी की पूर्ति होगी। बारिश के मौसम में बारिश होती है तो उससे और पानी आता है। ठीक है, इस वजह से इन नदियों में कभी भी पानी की कमी नहीं रही है। अब हमने आपको बता दिया पानी का सोर्स। अब इस पानी ने क्या ऐसा किया जिससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ? देखिए, जब ये नदियां बह के सारी नीचे आती थी तो अपने साथ अवसाद, निक्षेप, कंकड़, बजरी ये सब लेके आती थी। कई लाखों वर्ष तक इसको फाटती रही, पाटती रही, पाटती रही, पाटती रही। और एक समय ऐसा आया कि ये पूरा जो इस समुद्र का पानी यहां से होते हुए इस समुद्र में, और इस समुद्र का पानी यहाँ होते हुए इस समुद्र में जाता था। धीरे धीरे जब इसमें अवसाद, जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंट बोलते हैं, जमा होता गया तो एक समतल मैदान का रूप ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर के विशाल मैदान को हमने 4 भागों में बांटा है: भाबर, तराई, भांगर और घाघर। ठीक है, अब इस उत्तर के मैदान को यहां से निकाल के हम यहाँ थोड़ा बड़े पर्दे पर देखते हैं। ये है उत्तर का विशाल मैदान। मान लो इस तरीके से उत्तर का विशाल मैदान है आपका। ठीक है, अब इस पूरे उत्तर के विशाल मैदान यहां लिख देते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रश्न यहां से ये पूछा जाएगा कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी स्थिति क्या है? तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पठारी भाग के उत्तर में क्या स्थित है? आपका उत्तर का विशाल मैदान स्थित है पूरब और पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अवस्था हम जान गए कहां पे है। अब दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पूरा मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये जो पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा उत्तर का आपका विशाल मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है? यानी कि संपूर्ण क्षेत्र, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है, वैसे इस उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना? पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी जो लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख
किलोमीटर स्क्वायर है। पश्चिम से पूर्व की इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में तो इसकी लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी, हम चौड़ाई भी हमको देखनी है। तो वो चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। अब आप पूछेंगे सर, लंबाई तो आपने एग्जैक्ट बता दिया, चौड़ाई में दो डाटा आपने दिया, ऐसा क्यों? वो तो इसलिए है, कहीं पे सकरा है, कहीं पे चौड़ा है। तो जो सबसे कम चौड़ाई जहां है वो 150 किलोमीटर है, और जो सबसे अधिक चौड़ाई है वो लगभग 300 किलोमीटर है। तो इस पूरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का हमने लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल आपको बता दिया। यहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भाबर का। भाबर आखिर है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन भाबर के बारे में जान लेते हैं। आपको हमने बताया था सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय। हिमालय के 3 पार्ट, 1, 2 और ये तीसरा। ये आपका बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जहां खत्म होता है तो पहाड़ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो जब शिवालिक हिमालय से मैदानों में उतरोगे तो एक तेज ढाल मिलेगी, ढाल मतलब बहुत तेज ढलान मिलेगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि हिमालय से कुछ नदियां आती हैं मैदानों की तरफ, गंगा हो गई, ठीक है, कोसी हो गई, बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से उतर के कहाँ आती हैं, मैदानों की तरफ। और हमने ये भी आपको बताया था कि जो शिवालिक हिमालय है वो एकदम नवीन वलित पर्वत है। इस पूरे हिमालय क्षेत्र में अगर सबसे युवा कोई है तो शिवालिक है। और जो कोई बहुत युवा, मतलब कोई अगर बच्चा 5 साल, 6 साल, 8 साल का है, वो जित तो वो युवा है, सबसे युवा है भी, तो इसका मतलब उसकी हड्डियां, नसें सब बहुत कमजोर होंगी। उसी तरह जो शिवालिक हिमालय बहुत ही कमजोर है, ठीक है। और जब ये बहुत कमजोर है, तो जब ऊपर के हिमालय क्षेत्रों से नदियां बहुत तेज बहाव से नीचे आएंगी, ठीक है। जब नदियां, ये मान लीजिए आपका शिवालिक है और यहाँ पे आपका और हिमालय है। जब नदियां बहुत तेज यहाँ आई, फिर शिवालिक से जब ऐसे नीचे आएंगी और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, तो ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। तो हिमालय से बड़े बड़े पत्थर, शिलाखंड अपने साथ बहाव के रूप में लाती है। क्या लाती हैं? बहुत बड़े बड़े से शिलाखंड अपने साथ बहाव के रूप में लाती हैं। और जब बहुत बड़े बड़े से शिलाखंड बहाव के रूप में अपने साथ लाती हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ये जब तक ढलान है तब तक तो आती है, लेकिन एक समय बाद ये जाके एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। जब एक जगह पे इकट्ठी हो गई, तो यहां से जो बहने वाली नदी है, जब बड़ा बड़ा पत्थर होगा तो ऊपर से नहीं बहेगी नदी, ऊपर से नहीं, उन पत्थरों के बीच में बहुत सारी जगह होती है। जब बड़ा पत्थर होगा तो नदियां ऐसे नीचे से निकल जाती हैं। तो भाबर क्षेत्र का एक विशेषता ये भी है कि भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बड़ा बड़ा पत्थर है, तो उसके नीचे से नदियां बहने लगती हैं। आपको ऊपर एक शुष्क क्षेत्र मिलेगा। ये क्षेत्र खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो हमने भाबर की विशेषता आपको बतला दी, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब शिवालिक क्षेत्र से नदियां आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े पत्थर, सेडिमेंट, निक्षेप लेकर बढ़ती हैं, और वो जैसे ही शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र यानी एकदम नीचे वाले भाग में आती है, जिसको हम भाबर के नाम से बुलाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े चट्टान इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो बड़े बड़े चट्टान इकट्ठा हो जाती हैं तो नदियां उनके नीचे से बहना शुरू करती हैं और नदियां वहां विलुप्त हो जाती हैं। तो भाबर की एक विशेषता है। और ऊपर एक शुष्क क्षेत्र बसता है, ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये एक पट्टी के रूप में, कैसे? एक पट्टी के रूप में इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया? भाबर क्षेत्र। ये आपका क्या हो गया? भाबर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 16, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और बता दें, जैसे कि नक्शे में आप लोग देख रहे होंगे, हमने भाबर को पश्चिम क्षेत्र में चौड़ा और पूर्व क्षेत्र में पतला बनाया है। यानी कि भाबर की चौड़ाई पश्चिम क्षेत्र में अधिक और पूर्व क्षेत्र में कम होती है। ये भी इसकी एक विशेषता है। भाबर हो गया, अब तराई चलते हैं। जैसे ही भाबर क्षेत्र खत्म होगा, उसके बाद से एक लीनियर सीधे तराई क्षेत्र शुरू होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। तो जब शिवालिक से बड़े बड़े पत्थर भाबर क्षेत्र में आके इकट्ठे हो जाते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो नदियां जो हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो अपने साथ बड़े बड़े इन चट्टानों को बहा के नहीं ला सकती हैं। लेकिन जो चट्टान यहाँ इकट्ठा हुई है, बड़े बड़े पत्थर, उनके टकराने से जो छोटे छोटे पत्थर हैं इस बहाव में आके तराई क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब यही पत्थर बड़े बड़े जब छोटे छोटे पत्थर के रूप में तराई क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं दोस्तों, तो जब छोटे छोटे पत्थर होंगे तो उनके बीच जगह कम होगी। जब उनके बीच जगह कम होगी तो क्या होगा? नदियां जो भाबर क्षेत्र में विलुप्त थी, तराई क्षेत्र में क्या होंगी? प्रकट हो जाएंगी। नदियां तराई क्षेत्र में क्या होंगी? प्रकट हो जाएंगी और इन पत्थरों के ऊपर से नदियां बहने लगेंगी। ठीक है, अब नदियां ऊपर से बहने लगी, लेकिन इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? ये क्षेत्र पश्चिम में कम चौड़ा तथा पूर्व में ज्यादा चौड़ा है। भाबर क्या था? पश्चिम में ज्यादा चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा। तराई क्या है? पश्चिम में कम चौड़ा, पूर्व में ज्यादा चौड़ा है। यहाँ पे नदियां प्रकट होती हैं और ऊपर से बहती हैं। यहाँ पे पत्थरों के साइज छोटे छोटे होते हैं। और जो तराई क्षेत्र है, जो नदियां आती हैं, पानी इकट्ठा करती हैं, फिर इसके बाद रेंग कर चलने लगती। कैसे चलने लगती है? रेंग कर चलने लगती हैं, जिससे एक क्षेत्र का निर्माण होता है। उस क्षेत्र को हम दलदली क्षेत्र बोलते हैं। दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र मतलब ये हो गया कि पानी की अधिकता। और जब पानी की अधिकता होगी तो वो क्षेत्र फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जो पानी वाली फसलें जैसे गन्ना, पटसन, जूट, धान, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां। और यहाँ पे एक समस्या और है, जब पानी ज्यादा होगा तो कीट पतंग, मच्छर, ये सब चीजें यहाँ पे बड़े बड़े और ज्यादा मात्रा में होंगे। ये हो गया। अब इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं अगर दिया जाए तो। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका जो लंबाई चौड़ाई है, तो जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, इसका जो चौड़ाई है ये 15 से 30 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं बांगर और खादर। बांगर और खादर यानी कि इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, तब ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बांगर, खादर। खादर का आप तात्पर्य लगाइए खाद से। ये एक याद करने का ट्रिक है, बेसिक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा कि खादर और बांगर में विशेष डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी नदी है, क्या है? नदी है, और ये नदी के बगल का क्षेत्र है। ठीक है, नदी के बगल का क्षेत्र है और ये नदी से और दूर का क्षेत्र है। नदियां जब हर साल पानी लाती हैं, नदियों में जब हर साल पानी आता है, इतना क्षेत्र हर साल बाढ़ में डूब जाता है। और इसके इधर का क्षेत्र,